नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी पेकर में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी, आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है। तो मैं उन सभी बच्चों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है, अच्छे से आपने तैयारी की है। आप जो है ज़रूर सफल होंगे, आपने अच्छी मेहनत की है और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने जो पढ़ा है उसको अब रिवाइज़ करने का टाइम है। यानी कि वो सारी चीज़ आप रिवाइज़ कर दीजिएगा जो आपने पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, जहाँ से भी जो भी आपने किया है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएँ, बिना मॉक टेस्ट लगाए आप अपना मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाएँगे, आप अपना मूल्यांकन नहीं सही से कर पाएँगे, ना ही ये समझ पाएँगे कि मुझे जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग जो पोर्शन है मेरे लिए वो क्या होगा। दूसरा टेस्ट देने के बाद 2 चीज़ें आपके सामने आएगी, जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा होगा या टेस्ट में वो अच्छा स्कोर करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि हो सकता है इनका जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आए, तो वो डिमोटिवेट हो सकते हैं कि उनको लगे कि जो है यहाँ पर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैसे होगा? तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना। उसका रीज़न ये होता है कि कभी-कभी की जो टेस्ट है या मॉक जो बनाए जाते हैं, ये टफ़ बनाए जाते हैं कि बच्चों को टफ़ एग्ज़ाम दें जिससे वहाँ जाकर उनको ईज़ी एग्ज़ाम लगे। तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा। हो सकता है कि आसान पेपर वहाँ पर आपको मिले, लेकिन टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है, देखना है कि टाइम कितना मैं किस पोर्शन में ले रहा हूँ या टाइम मुझे जो लगता है वो कहाँ पर ज़्यादा लगता है। तो आज की जो क्लास होगी ये आपको रिकॉर्डेड ही क्लास मिलेगी, किसी कारणवश मुझे बाहर आना पड़ा तो ये रिकॉर्डेड क्लास है आपकी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको ऐसा लगे रिकॉर्डेड क्लास होने की वजह से आपको चीज़ें समझ में नहीं आई या क्वेश्चन किस प्रकार के हैं या जो हम डाउट है हमारे हम पूछना चाहते हैं वो कैसे पूछे। यहाँ पर क्लियर सारी चीज़ें आपको कर दी जाएगी, डाउट का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहेगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ, आप सभी जानते हैं किस प्रकार से चीज़ें आपको कराई जाती हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं आपको काफ़ी डिटेल में कोशिश करता हूँ कि चीज़ों आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बुश टोमेटो की नई प्रजाति कार नवन वन बुश को क्या किया गया है, खोजा गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या जापान? तो जो बुश टोमेटो की ये नई प्रजाति खोजी गई है, ये कहाँ पर खोजी गई है? ये ऑस्ट्रेलिया में इसको खोजा गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में इसको खोजा गया है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ये एक महाद्वीप के नाम भरी इस देश का नाम पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन है? एंथनीज एल्बनीज। कौन है? एंथनीज एल्बनीज। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ की राजधानी कभी-कभी आपसे पूछ ली जाएगी, तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताइएगा यहाँ की राजधानी क्या है। तीसरा आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आर्मी टू आर्मी वार्ता ये भारत के किस शहर में हुई, कहाँ पर हुई? तो ये देहरादून में हुई थी। कहाँ पर? देहरादून में आर्मी टू आर्मी वार्ता। कैसी वार्ता? आर्मी टू आर्मी वार्ता का आयोजन किया गया था। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सरसाइज हुई पिच ब्लैक। लिखेंगे पिच ब्लैक। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो हुई ये कहाँ पर हुई? ये ऑस्ट्रेलिया में हुई और इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। ये आपके लिए नोट डाउन करने वाली बात है कि भारत ने किस एक्सरसाइज में पहली बार भाग लिया, पिच ब्लैक में। एक ये बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय मतलब कि इसमें काफी सारे कंट्रीज भाग लेंगे, तो ये बहुउद्देशीय एक्सरसाइज है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा आप क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? 2022 वाला। तो ये 2022 वाला कहाँ पर हुआ था? ये भी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो विजेता टीम थी ये कौन थी? ये इंग्लैंड थी। कौन थी? इंग्लैंड थी। किसको हराकर? तो इन्होंने हराया था किसको? पाकिस्तान को हराया था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी जानकारी हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया में ही इसको जो है पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में गंगा परिषद की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, शिमला में या लखनऊ में? तो गंगा परिषद की जो सेकंड बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, इसका जो आयोजन हुआ ये कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? कलकत्ता में इसका आयोजन किया क्या है। तो ध्यान रखेंगे, कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है, ये आप सभी जानते हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। यहाँ के मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं ममता बनर्जी है, ठीक है ना। और यहाँ के जो राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल जिनका नाम था जगदीप धनखड़, वो अब क्या बना दिए गए? वो अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सॉरी, उपराष्ट्रपति इनको नियुक्त कर दिया गया है। तीसरा आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे? यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं ये है सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस। ये अभी आप ध्यान रखेंगे। कलकत्ता, कलकत्ता के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। तो ध्यान रखिएगा, अंडर वाटर मेट्रो जो चलेगी ये कहां पर चलेगी? कलकत्ता में इसका आयोजन किया जाएगा। कलकत्ता में जो है जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया गया है। जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला ये पहला मेट्रो सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको बोला जाता है, ये पहला है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो गंगा परिषद की दूसरी बैठक हुई ये कहाँ पर हुई? ये आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया है। चलिए, हाल ही में बांग्लादेश में पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ये किस देश की सहायता से बनाई गई है? तो बांग्लादेश में जो है पहली मेट्रो जो है इसका उद्घाटन किया गया। किस देश की सहायता से इसको स्थापित किया गया, बनाया गया? तो जापान, बांग्लादेश में। सेकंड, अपने भारत के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में जो मेट्रो चलाई गई थी ये किसकी सहायता से चलाई गई थी? तो जापान की सहायता से चलाई गई थी। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो मेट्रो चली ये कलकत्ता में ही चली थी 1986 में, आपके ध्यान होगा। अगर दिल्ली मेट्रो की बात की जाए तो ये कब बनाई गई थी? ये 2002 में बनाई गई थी। और ये कब चली थी? तो ध्यान रखेंगे 2002 में। कहाँ से कहाँ तक? तो ये शाहदरा से, कहाँ से? शाहदरा से 30 हजारी के बीच में चली थी। 30 हजारी कोट जो है इसके बीच में ये चली थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो दिल्ली मेट्रो है इसको जो है किस देश की सहायता से इसको बनाया गया? तो जापान की सहायता से। और ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो दिल्ली जो 30 हजारी कोट है और सादरा के बीच में इसको चलाया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी राशि कितनी तय करने की मंजूरी प्रदान की है? रिसेंटली हाउ मच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ फिक्स द मिनिमम वेज अमाउंट। यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी है इसकी एक अमाउंट राशि तय की गई है, इसका एक फिगर तय किया गया है। 178 होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए या 190 होनी चाहिए? तो ध्यान रखेंगे 178 इसको तय किया गया है। कितना? 178 इसको तय किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ध्यान रखिएगा, जो 1 मई है इसको हम क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। किसके? मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को हम मनाते हैं। एक बार बच्चे बताएंगे कि हमारे श्रम मंत्री कौन है? जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, श्रम मंत्री हैं, ये कौन है? कमेंट में एक बार आप जरूर बताइएगा। दूसरा एक क्वेश्चन और आप जवाब देंगे, जो मनरेगा है, मनरेगा जो है ये कितने दिन की गारंटी देता है? काम की गारंटी जो देता है मनरेगा में, जो व्यक्ति इसमें इनरोल है, जो मजदूर वर्ग इसमें इनरोल है, तो मजदूरों को कितने समय की ये रोजगार गारंटी की देता है? रोजगार गारंटी देता है। ये दिन आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो दिन कितने हैं ये एक बार आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया। ये जो इनकी जो आयु थी ये कितने वर्ष की थी? जो हमारी नरेंद्र मोदी जी है, प्रधान जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी माता जी का देहांत हो गया अभी हाल ही में। तो इनकी एज कितनी है? 99 साल, 100 साल, 95, 96? तो ध्यान रखेंगे 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या? हीराबेन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 99 किस साल में, यानी कि 99 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 6वें जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है? क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा
कि किस राज्य पुलिस के विकास ब्यूरो के 6वें जासूस प्रशिक्षण संस्थान की इन्होंने आधारशिला रखी? तो कर्नाटक की। किसकी? कर्नाटक की जो राज्य पुलिस है इसके 6वें जासूस प्रशिक्षण संस्थान की इन्होंने आधारशिला रखी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पुलिस से चीजें रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो कहाँ पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। महिला पुलिस एक्सपो कहाँ पर हुआ, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि यूपी में अभी लक्ष्मी सिंह जो है ये पुलिस विभाग में, ध्यान से सुनेंगे, लक्ष्मी सिंह पुलिस विभाग में अभी ये नियुक्त की गई है। किस पद पर नियुक्त की गई है? यूपी में ये पुलिस विभाग में इनको बड़े पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये किस पद पर नियुक्त की गई है, एक बार बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन चंद्रशेखरन को राज्य का आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो जो एन चंद्रशेखरन है इनको किस राज्य में आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में। रिसेंटली एन चंद्रशेखरन हैज बीन अपॉइंट एज द हेड ऑफ स्टेट इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसलिंग। तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। कहां पर? महाराष्ट्र में ये किया गया है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में क्या, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ के सीएम कौन है, तो ये है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है ना। दूसरा यहाँ के जो गवर्नर हैं ये कौन है? ये है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा आप ध्यान रखेंगे यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? ये है राहुल नार्वेकर। बार बार चीजों को अगर आप ध्यान करोगे ना, बार बार रिवाइज करोगे तो वो आपके आत्मसात हो जाएंगी, ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ ही चीजें घूम रही हैं, ठीक है ना, अलग नहीं है, मैं इनको जानता हूं। ये है क्या? राहुल कौन है, एकनाथ शिंदे कौन है, भगत सिंह कोश्यारी कौन है? तो ये एक गेम है, गेम नहीं, एक ये चलता फिरता है कि आप चल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये चीजें आपके दिमाग में घूमनी जरूरी है। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, मुंबई की राजधानी है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कौन सा? चाहबार सम्मेलन। चाहबार सम्मेलन जो हुआ ये कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। चाहबार क्या है? एक बंदरगाह है। बंदरगाह किस देश का है? तो ये ईरान का बंदरगाह है। किसका? ईरान का बंदरगाह है। चीजें क्लियर है या नहीं, ये एक बार आप जरूर बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भीम ऐप ने अपना कौन सी वर्षगांठ बनाई है? ध्यान रखेंगे, जो ये भीम ऐप है इसको कब स्थापित किया गया था, कब इसको इजाद किया गया था? तो इसको 2016 में इसको इजाद किया गया था, और इसने 6 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। कितने? 6 वर्ष इसने पूरे कर लिए हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीम की अगर कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। और इसकी जो स्थापना की थी, इसका जो उद्घाटन किया था इस ऐप का, ये किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में डिजिटल बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस ऐप को विकसित किया था, इसका उद्घाटन किया था। तो इसने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से कौन भारत का 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? अब ये ग्रैंड मास्टर जो शब्द आया ये आपको जानना है कि ये होता क्या है। जो ग्रैंड मास्टर है इसको शतरंज में ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। शतरंज में जो जीतता है उसको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे कुश्ती में होता है ना, कुश्ती में जैसे आपने देखा होगा केसरे हिंद, केसरे भारत, ठीक है ना, केसरी पंजाब, इस तरह की जो उपाधियां रेसलिंग में दी जाती हैं इस प्रकार से इसमें भी दी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर है, उनको मास्टर ब्लास्टर कहा गया, क्रिकेट का भगवान कहा गया, ठीक है ना। तो वो एक थोड़ा सा अलग है, लेकिन केसरी उपाधि दी गई, ठीक है। तो इस तरह की जो उपाधियां दी जाती हैं ये ग्रैंड मास्टर उनको कहा जाता है शतरंज में। तो जो अभी 78वें भारत के 78वें
भारत के क्या बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर है ए, यानी कि कौस्तव चटर्जी। कौन है? कौस्तव चटर्जी जो है ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात की जाए, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की अगर बात की जाए तो ये कौन थे? ये थे आपके विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे भारत में, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं एक बार समझने का प्रयास करेंगे। भारत में 44वें ओलंपियाड खेलों का आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। भाई ध्यान रखना, चेन्नई तमिलनाडु की क्या है? राजधानी है। और इसका जो शुभंकर था ये क्या था? ये था थुम्बी। दिखेंगे, थुम्बी इसका शुभंकर था। ये आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में समर्थन योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? जो समर्थन योजना है ये किसने लागू की? कपड़ा मंत्रालय ने, रेल मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने? इनमें से कोई नहीं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेशन समर्थन योजना? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय को कहते हैं टेक्सटाइल मंत्रालय। कौन सा? टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है इसने समर्थन योजना को लागू किया, यानी कि जो आपका वस्त्र उद्योग है इसको बढ़ावा देने के लिए समर्थन योजना को लागू किया गया है। आप बता सकते हैं क्या कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मंत्री हैं, ये मिनिस्टर हैं, ये कौन है? जो मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल मंत्रालय के, ये कौन है? एक बार आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 2022 में 24 में सॉरी, विश्व व्यापार सम्मेलन की मंत्रिय स्तरीय बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2024 की हम बात कर रहे हैं और इसमें विश्व व्यापार सम्मेलन के मंत्री स्तरीय बैठक, यानी कि व्यापार से रिलेटेड है, तो इसकी जो मंत्रिय स्तरीय बैठक है ये कहां पर होगी? या आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहां पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा, भारत में होगा, अमेरिका में होगा, या इंडोनेशिया में होगा? वेयर विल द मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2024? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, अमेरिका एंड इंडोनेशिया? तो ध्यान रखिएगा ये जो आयोजन किया जाएगा ये यूएई में किया जाएगा। कहां पर? यूएई में इसको आयोजित किया जाएगा। दूसरा आप ध्यान रखेंगे यूएई में आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया। इसका आईफा अवार्ड 2022 है, इनका आयोजन किया गया। जो 2023 वाले होंगे इनका आयोजन भी यहीं किया जाएगा, ठीक है। और 2022 वाले कहां पर हुए? ये यास आइलैंड में हुए। कहां पर? यास आइलैंड में इनका आयोजन किया गया। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या यहाँ पर एशिया कप खेला गया? कौन सा? एशिया कप यहाँ पर खेला गया जो फीमेल है, यानी कि पुरुष एशिया कप 2022 का आयोजन यहाँ पर हुआ था, जिसमें आपको ध्यान रखना है ये किसने जीता था। क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा कि इसको किसने जीता। तो इसको जीता था किसने? इसको जीता था श्रीलंका ने। श्रीलंका ने किसको हराकर जीता था? तो ये पाकिस्तान को इन्होंने हराया था। किसको? पाकिस्तान को इन्होंने हराया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया था, उड़ीसा व्यापार सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उड़ीसा व्यापार सम्मेलन इसको नाम दिया गया। ये नाम जरूर उड़ीसा व्यापार सम्मेलन है, लेकिन इसका आयोजन जो हुआ था ये यूएई में हुआ था। कहां पर? यूएई में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिसमें नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इसमें भाग लिया, ठीक है ना। तो नाम जरूर उड़ीसा मंत्रालय उड़ीसा का नाम है, ठीक है ना, उड़ीसा व्यापार सम्मेलन का, लेकिन हुआ था कहां पर? यूएई में इसका आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में? इन विच स्टेट इन द नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन जनवरी 2022? तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे कि 12 जनवरी में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दिवस मनाते हैं हम क्या? ये मनाते हैं हम राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। कौन सा? राष्ट्रीय युवा सम्मेलन।
ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको बच्चे बताना है कि हम ये राष्ट्रीय युवा सम्मेलन है ये क्यों मनाते हैं, इसका रीजन आपको कमेंट में बताना है। तो ये जो मनाया जाएगा ये कहाँ पर मनाया जाएगा, तो ये कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। कौन सा? प्रवासी दिवस हम यहाँ पर मनाएंगे। और ये प्रवासी दिवस में जो गयाना के राष्ट्रपति हैं ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे। किस देश के? एक देश है गयाना, इसके राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा। कितने? 27 जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, जिन्होंने भारत के बाहर जो है विभिन्न उपलब्धियां हासिल की हैं, यानी कि भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे 27 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा प्रवासी दिवस में। ये आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पर ये मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10 से 12 फरवरी में क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। किसका? इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया जाएगा ये कहाँ पर होगा? ये यूपी में इसका आयोजन किया जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछता हूँ, आपको जो बताना भी है, इसका साझेदार देश कौन होगा? इसमें साझेदारी जो निभा रहा है ये कौन सा देश है? और आपको एक चीज और बतानी है साथ के साथ, ये रिवाइज करने के लिए आपको दे रहा हूँ। जो सूरज कुंड मेला है, सूरज कुंड मेला, ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका फरीदाबाद में। तो इसमें जो आपका पार्टनर कंट्री है ये एक बार का आप बताएंगे। जो आपका पार्टनर कंट्री है ये कौन सा देश है, कमेंट में बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है, द लाइट वे कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स बुक किसने लिखी है? मिशेल ओबामा, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या व्लादिमीर पुतिन? बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। तो ये जो बुक लिखी है ये किसने लिखी है? ये मिशेल ओबामा ने लिखी है। अब ये कौन है? ठीक है, अगर पूछ लिया जाए ये कौन है, तो ये आपके ध्यान होगा जो बराक ओबामा थे। ठीक है, ओसामा बिन लादेन और बराक ओबामा में अंतर है। अभी आप जो है रील्स वगैरह देखते हो, आप रील्स वगैरह देखते होंगे तो उसमें थोड़ा सा तरह की चीजें जरूर मिलती होगी। तो ये है बराक ओबामा। बराक ओबामा कौन थे? ये राष्ट्रपति थे। किसके? अमेरिका के। तो इनकी ये पत्नी है, इनकी ये क्या है? इनकी ये पत्नी है, ध्यान रखना। और इनकी पत्नी ने बुक लिखी है द लाइट वे कैरी ओवरविंग अनसर्टेन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है भाई, कभी आप सोचो कि पूछा नहीं जाएगा, 101% पूछा जाएगा, ध्यान करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने सबसे ज्यादा नौकरी सर्जित की? केरल ने, जम्मू कश्मीर ने, महाराष्ट्र ने, असम ने? किसने सबसे ज्यादा जो नौकरियां हैं इनको सर्जित किया है? एक बार आप बताने का प्रयास करेंगे कि किस राज्य ने किस प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री रोजगार रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सबसे ज्यादा नौकरियां जो है क्या की है? सर्जित की है। चार ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर वन क्या है? ऑप्शन नंबर वन है आपका केरल है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है और असम है। जल्दी से एक बार बताएंगे।
चलिए बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे, जो एक जम्मू कश्मीर है इसने सबसे ज्यादा नौकरियां क्या की है, सबसे ज्यादा नौकरियां यहाँ पर सर्जित की है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, किसने, जम्मू कश्मीर ने, ध्यान रखेंगे। दूसरा, ई गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था। कौन सा, ई गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया था, जिसमें अगर यूटी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर था। अगर स्टेट की हम बात करें, किसकी स्टेट की हम बात करें, तो इसमें केरल पहले नंबर पर था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और नौकरी सर्जित करने के मामले में भी जम्मू कश्मीर को पहला स्थान यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने $100 मिलियन प्रति वर्ष कपड़ा निर्यात, ये निर्यात है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्या है, निर्यात है। यानी कि निर्यात का मतलब होता है वस्तु को अपने देश से बाहर भेजना, या कह सकते हैं कि वस्तु का जो है निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना, बेचना, उसे विदेशों में उसको बेचना। लक्ष्य निर्धारित किया है कि $100 मिलियन हम जो है प्रति वर्ष के हिसाब से बेचेंगे। तो ये लक्ष्य हम कब तक हासिल कर लेंगे, 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, या 2047 तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2047 तक का हमारा टारगेट है, क्या है, 2047 तक हम इसको अचीव करेंगे। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसको अपने पास आप लिख के रखिएगा। जब भी हमारी क्लास, लाइव क्लास होगी, हम आप उसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टडी के क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर बताने हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने, 10 क्वेश्चन है, आप उसमें बताएंगे कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपने उसमें करेक्ट किए, ठीक है ना, और कितना आपका स्कोर रहा। एसएससी जीडी वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रत्येक बच्चे को अपना जो है स्कोर मेंशन करना है, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखना, जो घबरा गया ना तो वो वैसे ही विफल हो जाएगा, बिना लड़े ही विफल हो जाएगा। घबराना किसी भी परिस्थिति में नहीं है। ये एक दौर है जो आपका अभी स्टार्ट हुआ है, इसके बाद तो अभी बहुत कुछ आपको करना है जीवन में। जरूरी नहीं कि नौकरी पा जाने के बाद ही चीजें सब सेटल हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। उसके बाद भी चीजें बहुत रह जाती हैं जो आपको अचीव करनी होती है, ठीक है ना। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसका जो मकबरा है ये बिहार राज्य के सासाराम में है। तो ध्यान रखेंगे, ये है शेर शाह सूरी। किसका, शेर शाह सूरी का मकबरा है। और ध्यान रखेंगे, शेर शाह सूरी जो है इसने जीटी रोड का निर्माण कराया था। किसने, ग्रांड ट्रंक रोड का इसने निर्माण कराया था, ये पूछा जाता है। एक बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये शेर शाह सूरी, ठीक है ना, किस किस के, सूरी के और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके, हुमायूं के। ये पूछा जाता है किसके बीच में होता, सॉरी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये इसमें जो जीता था, कौन जीता था, ये सूरी इसमें जीता था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर यहाँ क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती कराने पर प्रतिबंध लगाता है। कि आप किसी व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, जबरदस्ती उसको जो है आप उससे काम नहीं करा सकते, ये आपसे कहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 23 आपसे कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, दो आर्टिकल आपको क्या कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आप शोषण नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति से आप जो है मानव की खरीद फिक्रोद नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 आपसे रिलेटेड है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको कई बार ये बताया गया है कि हमारे जो टोटल महाद्वीप हैं ये 7 महाद्वीप हैं। एशिया है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका यूरोप। तो इसमें जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर ये एशिया है। सेकंड नंबर पर आपका क्या आता है, सेकंड नंबर पर आता है आपका अफ्रीका। थर्ड नंबर पर आता है आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फोर्थ नंबर पर आपका आता है दक्षिण अमेरिका। कमेंट में बताएंगे कि सबसे छोटा कौन सा है।
सबसे छोटा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका एशिया। बहुत ही इजी और सिंपल सा ये क्वेश्चन है। चलिए, और क्वेश्चंस आते हैं भाई, इस तरह के आते हैं। चलिए, जलवायु में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सॉरी, जलवायु में नहीं, जल में घुलनशील विटामिन। तो आप बताएंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? जल में घुलनशील विटामिन का नाम एक बार आप बताएंगे। जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी व सी होते हैं। कौन से? बी व सी। जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कैसे हैं? ये वसा में घुलनशील है। कैसे हैं? ये वसा में, या कह सकते हैं जो आपका वसा है इसमें घुलते हैं, और ये जल में घुलनशील है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यानी कि जीएसटी का जो दोहरा मॉडल हमने भारत में लागू किया है, ये किस देश से हमने इसको ग्रहण किया है? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका या जापान? तो जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है इसको हमने कनाडा से ग्रहण किया है। कहाँ से? कनाडा से इसको हमने ग्रहण किया है। यूके की अगर बात की जाए तो संसदीय व्यवस्था हमने यहाँ से ली है, संसदीय व्यवस्था। और आप ध्यान रखेंगे, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल्स राइट। हमने यहां से क्या लिया? प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है ना? और अगर जापान की बात की जाए तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो भी विधि द्वारा स्थापित। ठीक है ना? ओ सॉरी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है ना? ये हमने कहां से लिया? ये हमने जापान से लिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार 1927 में भारत से साइमन कमीशन भेजा गया, उसका उद्देश्य क्या था? असहयोग्य आंदोलन पर कार्रवाई करना, जो असहयोग्य आंदोलन चला रहे थे उन पर कार्रवाई करना, हिंदू मुस्लिम के बीच विवादों को हल करना, भारत सरकार की संरचना में सुधार करने हेतु, या असहयोग्य आंदोलन के प्रभाव को विश्लेषण करने हेतु? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, भारत सरकार की संरचना में सुधार के सुझाव हेतु इन्होंने इसको भेजा था। जिसमें लाला लाजपत राय को क्या हुआ था? लाठी लग गई थी, जिनके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, आप सभी जानते हैं। और जो साइमन कमीशन था, ये भारत 3 फरवरी 1928 में आया था, जिसको गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था और समय से पहले उसको गठित किया गया था, यही भारतीयों का इसमें विरोध था। चलिए, डोलू कुनाथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, बिहार या कर्नाटक? जो डोलू कुनाथा है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? और ये लोक नृत्य पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे। 4 ऑप्शन आप इसमें दिए गए हैं। डोलू कुनाथा किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो डोलू कुनाथा है ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। किसका? कर्नाटक का। कुछ लोक नृत्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, उन्हें शास्त्रीय नृत्य भी आप कह सकते हैं। कैसे शास्त्रीय? जैसे आपसे पूछ लेगा कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी, और ये सब आप कमेंट में लिख के बताएंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम ये कहाँ का है? कथक कहाँ का है? ये आप बताएंगे। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान ये आप बताएंगे। ये कमेंट में आपको बताना है। टोटल 8 हमारे शास्त्रीय संगीत होते हैं, ये आप बताएंगे। ये जो नृत्य है शास्त्रीय, ये कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ के हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइए। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हेलियम का, रेडियम का, यूरेनियम का या एक्टिविनियम का? जो परमाणु बनाया जाता है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम है, रेडियम है, यूरेनियम है या एक्टिनियम है? तो ध्यान रखेंगे, यूरेनियम का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का प्रयोग इसमें हम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंकों का निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो वित्त विधेयक, बैंकिंग अधिनियम, भारत के संविधान की धारा 11 या आरबीआई की अधिनियम की धारा 7? तो ध्यान रखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका भारतीय संविधान की धारा 11, आरबीआई के अधिनियम की धारा 7।
तो इसमें पूछ रहा है कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार जो देगा, ये देगा भारतीय संविधान की धारा 11। ठीक है ना, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? फोर्थ, फाइव, एट्थ, नाइन्थ, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो पांचवी अनुसूची है ये एसटी जो क्षेत्र है, अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र है, इसके प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान इसमें किया गया है। आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है ना। अनुसूची 6 क्या है? अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एएमटीएम जिसको बोला जाता है, इन क्षेत्रों में जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं, वहां के जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वहां पर प्रावधान किया गया है। तो ये थे आज के आपके स्टैटिक और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। कोई आपको समस्या आती है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, एसएससी मेकर के द्वारा आपके लिए विभिन्न बैचेस यहाँ पर चलाए गए हैं। अगर एसएससी जीडी की बात की जाए तो इसके लिए आपका फौजी बैच है, एसएससी एमटीएस के लिए श्योर सिलेक्शन बैच है, एसएससी सीजल के लिए आपका आरंभ बैच यहाँ पर चलाया गया है, एसएससी सीएचएसएल के लिए आपका जो है ये श्योर सिलेक्शन बैच है। सभी बैचेस में आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डेड ये मिलने वाली है, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, डाउट सेशन आपको दिया जाएगा। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए यहाँ पर जो है यूपी पुलिस की भी वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जो है जुट जाएं। दूसरा, सीआरपीएफ वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ये 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा। कब? 22 से 28 फैब के बीच ये होने वाला है। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है अच्छा मौका है आपके लिए। थोड़ा सा अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये आपकी यहाँ पर एग्जाम निकल जाएगा और आपकी जॉब क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ आपकी 40,000 वैकेंसी यूपी पुलिस की आएंगी, 3,000 वैकेंसी जिसमें दरोगा की आने वाली है। तो इसके लिए जो स्पेशल बैच था ये कंप्लीट हो चुका है, सेकंड बैच बहुत जल्द चलने वाला है। लेकिन इनके लिए अभी एक जो है आपकी यूट्यूब पर क्लास चली हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का आपको कोई इसमें पे नहीं करना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ पर कराई जा रही है। तो मात्र 399 में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे करंट अफेयर है, 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है गुलशन सर के द्वारा, 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास है, 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास है, और आपका 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, 6 बजे आपकी ये वाली क्लास होती, सॉरी 6 बजे आपकी जो है जीके जीएस की क्लास होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, 8 बजे आपकी अजय सर के द्वारा क्लास होती है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल बेहतर तरीके से कराई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीडीएफ। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के साथ साथ आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, एक्स्ट्रा क्लास आपको दी जाएगी, क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। चलिए, इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल है, जिससे आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक का सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, फिर एक बार नई शुरुआत के साथ, नए इंफॉर्मेसिव क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।